हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्य ऑफिशियल क्लासेस में। पूरी किताब का निपटारा कैसे करना है, किस तरीके से क्लास को आगे बढ़ाना है, तभी समझ में आएगा जब हाथ में आपके पेंसिल होगा या पेन होगा और साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे। अब सोच रहे हो कि मैथ के नोट्स कैसे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल मेन टॉपिक लिखने हैं। जैसे आपको पता क्या क्या होना चाहिए सुनना। शुरुआत हम अगर करेंगे पहले चैप्टर जिनका नाम है 3 अंकों के संख्याओं का लासा मासा, तो आपको इसमें देखो पहले नंबर पे एक टॉपिक पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। और मैं बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं बताने वाला हूँ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, स्वयं से विभाजित होती हैं। मतलब भैया क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जिनमें उन्हीं के पहाड़े में वो आते हैं। सिंपल सी बात, ऐसी संख्याएं जिनके पहाड़े में वो खुद ही आती हैं, बाकी दूसरे पहाड़ों में वो नहीं आती हैं। जैसे मैंने कहा दो, देखो दो एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य। भैया देखो दो या तो दो के पहाड़े में आता है या तो एक के पहाड़े में आता है, बाकी किसी भी पहाड़े में दो नहीं आता है, इसलिए दो जो होगा वो एक अभाज्य संख्या होगी। हमने कहा भैया तीन क्या होती है, एक अभाज्य संख्या। हमने कहा भैया चार क्या होती है, आप बोलोगे देखो चार खुद के पहाड़े में भी आएगा, चार एक के पहाड़े में भी आएगा और चार तो दो के पहाड़े में भी आ जाएगा। भैया देखो एक के पहाड़े में तो सब कुछ आएगा, एक को तो भूल जाओ। खुद के पहाड़े को छोड़ के किसी और पहाड़े में नहीं आना चाहिए। दो तो चार, मतलब चार जो है वो तो चार के पहाड़े में तो आ ही रहा था, साथ में दो के पहाड़े में भी आ गया, इस वजह से ये अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझ गए। तो जो संख्याएं एक से कटेंगी तो कन्फर्म एक तो सभी को काटेगा भाई, लेकिन जो संख्याएं सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आएंगी वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। बड़े आराम से बात समझ में आ गई। पहला टॉपिक खत्म, अभाज्य संख्या। दूसरे नंबर पे बोल देगा तुमसे भाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य का जस्ट उल्टा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कटेंगी और अन्य भी किसी से कट जाएं। स्वयं से तो विभाजित होंगे, साथ में किसी और से भी विभाजित हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा चार जो था, चार भैया चार से विभाजित था, एक से ये तो होता ही है, लेकिन ये देखो दो से भी विभाजित है, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। हमने कहा दूसरे नंबर पर ध्यान से सुनना। मैंने कहा भैया जैसे भाई 25 लिख दिया, 25 देखो 25 के पहाड़े में तो आता ही है, एक के पहाड़े में भी आता है, साथ ही साथ ये 5 के पहाड़े में भी आता है, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, बात क्लियर है। जितना लिखा है नोट्स इतने नोट्स हैं, बस इन्हीं को लिखना है और जो बोला है उसे समझ लेना है। अगले पेज पे आ जाओ। भैया भाज्य समझ गए, अभाज्य समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं लासापा की। किसकी बात करते हैं, लासापा की। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमने पूरा आपको डिटेल्ड पहले पढ़ा रखा है कि लासापा क्या होता है, अपवर्तक क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं। आखिरी का समय ये जानने की ज़रूरत अब नहीं है तुम्हें, सिंपल सी बातें हैं, तुम्हें समझना है सब कुछ जो मैं बताऊँगा, ठीक है। अगर हम लोग लासापा निकालते हैं तो देखना कैसे निकालते हैं। हमने कहा जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं भैया लासापा निकालना। हमने कहा तुमसे बोला जाए 12, 15 और 25 का लासा बताओ, इसका पूछा गया लासापा बताओ। क्या पूछा गया, लासापा। दो विधियों से बता सकते हैं। एक विधि तो हम बोलते हैं जिसको गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, गुणनखंड। और दूसरे नंबर पर भैया जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। कौन सी विधि, भाग विधि। बड़े आराम से समझना। गुणनखंड विधि में भैया क्या करते हैं, ज़्यादा लॉजिक नहीं समझाना है, मैंने बताया ना कि सीधा सीधा आपको समझाऊंगा क्या बातें हो रही हैं। गुणनखंड विधि में इस वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैंने लिखा 12 और 12 के अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसे फैक्टर जो प्राइम हो, अभाज्य संख्याएं हो और गुणनखंड के रूप में इसको लिख दिया जाए। हमने कहा जैसे देखो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4 त्याई 12। हाँ या ना, जल्दी से बोलो। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 को 2 की घात 2 और इंटू में 3 था तो 3 ऐसे लिख दिया। बात आ गई समझ में। भैया दूसरा क्या लिखा था, 15। भैया 15 को हमने पढ़ा है, इसे हम लिख सकते हैं 3 पंचे 15। 3 भी एक भैया अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणे 5, हाँ या ना। फिर भैया अगला क्या लिखा है, 25। बड़े ध्यान से सुनना। हमने कहा भैया 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5। और तो कुछ लिख नहीं सकते हो, बोलोगे नहीं भैया 5 इंटू 5 का मतलब 5 की घात कितना हो गया, 2। अब भाई अगर हमसे पूछा जाता है लासा, बड़े ध्यान से सुनना, अगर हमसे पूछा जाता है लासा, तो लासा में हम बड़ी बड़ी वाली घातें सबकी ले लेते हैं। हमने कहा देखो जैसे 2 आ रहा है भैया, सब में से किसी में 2 1 आ रहा, तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2, गुणा लगा दो। हमने कहा जैसे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, लेकिन 3 की घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोई भी एक को लेना है, रिपीट नहीं लेना है, कुछ भी एक बार ही लेना है और सबसे बड़ी घात लेना है। हमने कहा भैया 5 की घात यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक वाली छोड़ देंगे, 2 वाली ले लेंगे। यानी हमें सिर्फ सबसे बड़ी घात लेनी होती है। कौन सी घात है, बड़ी वाली घात है। भैया 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4,
इंटू में 3 लिखा है, और भैया ये 5 की घात 2 का मतलब 5 25 होता है। अब भैया टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 100 त्याई 300, तो 300 आ गया हमारा आंसर किसका, इस वाले सवाल का। यानी हमारा जो लासा आएगा वो 300 आएगा, हल यहाँ से है। ऐसे आपको हल करना है एक एक करके दिखा के, बात समझ में, 300 आंसर आया। भैया 1 नंबर तो आपने हमें समझा दिया है यहाँ पे कि कौन सी विधि है, ये गुणनखंड विधि। अब हमें दिक्कत देगी भैया भाग विधि, क्योंकि ये तो आपने बताई नहीं। भैया सिंपल सी बात है, जो गुणनखंड विधि होती है, अगर इस सभी विधि को हम एक साथ में तीनों को लेके करते, हमने कहा सेम सवाल अगर हम बात करें, सेम सवाल हमने कहा लासा का था, और इसमें हमने यहाँ पे गुणनखंड विधि पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे भाग विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे, भाग विधि पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, भाग विधि में भी हमने सेम सवाल लिया कि 12, 15 और 25 था। हमने कहा इसका भाग विधि से लासा निकालना है। किस विधि से, भाग विधि से लासा निकालना है। भैया भाग विधि में क्या करते हैं, करते कुछ नहीं है, ये जो 12 लिखा था, 15 लिखा था और 25 लिखा था, इन तीनों के फैक्टर निकाल लेते हैं गुणनखंड एक साथ। उसमें अलग अलग निकालते थे, इसमें एक साथ निकाल देंगे। हमने कहा भाई देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12, 15 नहीं जाएगा और 25 नहीं जाएगा। जो नहीं जाएगा उसको वैसे लिख देंगे, जो कटेगा उसको काट के लिखेंगे। देखो 2 छंग 12 कट गया, ठीक है। अब हमने कहा भैया अभी भी देखो 2 से और एक बार जाएगा, तो इसको दोगे तो 2 त्याई 6 हो गया, 15 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा। 2 के पाड़े में कहाँ आते हैं ये लोग, नहीं आते ना। अब हमने कहा भैया देखो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और ये 3 पचे 15, लेकिन 25 तो भैया नहीं कटेगा। हमने कहा भैया अब देखा जाए तो 5 से कट जाएगा। देखो एक तो ऐसे रहेगा, 5 एकम 5 और ये 5 25। और मैंने कहा भैया लास्ट में फिर से देखो 5 से जाएगा, 5 एकम 1 और ये 5 एकम 5, लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा, तब हम रुक जाएंगे। हमने कहा अगर देखें भैया तो इसका लासा सिंपल सा हमें दिखाई पड़ रहा है, कितना आ जाएगा, बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये जितने भी गुणनखंड हैं सारे इसके लासा है, हमने इनको लिख दिया। हमने कहा भैया अगर हम देखें इनको तो ये क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300। तो कुल मिला के देखा जाए तो आंसर मेरा यहाँ से भी 300 आया। तो चाहे हम भाग विधि से करें, चाहे हम गुणनखंड विधि से करें, आंसर में चेंजमेंट नहीं आता है, उत्तर में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। लासा का कॉन्सेप्ट इतना ही है, सिंपल सा एक एक सवाल दोनों का देख लिया। नेक्स्ट नंबर भैया आते हैं, अगले नंबर पे हम बात करेंगे मासा की। किसकी बात करेंगे, बात करेंगे भैया मासा की। अब हम इसके बाद भी आपको सवाल बताएंगे, लासा से संबंधित और भी सवाल आते हैं, लेकिन उनको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो अलग से कॉन्सेप्ट बताएंगे। अभी हम सिंपल सा यूज करें कि लासा और मासा के सवाल सिंपल जो पूछे जाएंगे वो कैसे करने हैं, ठीक है। मासा भैया क्या बताता है, मासा कहता है अगर किसी संख्या में हम किसी संख्या का मासा निकालें, जैसे कि एग्जाम्पल में आपको ही बोलो, हमने कहा भैया उसकी भी 2 विधियाँ आपको बताएंगे, एक गुणनखंड और एक भाग विधि। इसमें से कोई एक सवाल बोलो जो हम आपको पहले गुणनखंड विधि से बता देते हैं। देखो इसमें भी 2 विधियाँ हैं, एक तो हम बोलते हैं भैया गुणनखंड विधि और दूसरी हम बोलते हैं भैया भाग विधि, ठीक है। अब अगर बात करो नंबर 1 पे, पहले हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की, गुणनखंड विधि की। तो भैया गुणनखंड विधि तो बिल्कुल सरल सी थी, वही फैक्टर निकालने वाली, थोड़ी देर पहले भी पढ़ी भी है हमने। अब तो आप बोलोगे भैया अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि मान लो 24, 40 और 64, ये एक सवाल दिया जाए, बोला जाए इसका मासा बताओ, इसका मासा पूछा जाए कितना होगा, तो भैया आपने बताया कि 24 का फैक्टर निकाल लो, 40 के भी फैक्टर निकाल लेंगे और 64 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। बोलोगे हाँ ठीक है। देखो इसमें 2 से चला जाएगा तो 2 से दोगे 12 बचेगा, फिर 2 से देंगे 6 बचेगा, फिर 2 से देंगे 3 बचेगा और फिर 3 से दे देंगे, ख़त्म हो जाएगा। भैया 40 को अगर देखोगे तो 2 से देने पे 20 बचेगा, 2 से 10 बचेगा, 2 से 5 बचेगा और 5 से देने पे 1 बच जाएगा। 64 में भैया 2 से देंगे तो 32 बचेगा, 2 से देंगे 16 बचेगा, 2 से देंगे 8 बचेगा, 2 से देंगे 4 बचेगा, 2 से देंगे 2 बचेगा, 2 से देंगे 1 बचेगा। तो ये हमें पता चल रहा है कि हम फैक्टर इसके कर पा रहे हैं, मन में कर रहे हैं, आप कर लोगे ना, ये चीज़ पता चल गई आपको कि फैक्टर इसके कैसे निकाले जाते हैं। गुणनखंड करना है सिंपल सा, बोलोगे हाँ भाई इतनी बात तो हमको आती है। हमने कहा वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमें लेनी होती थी सबसे मैक्सिमम घातें, लेकिन यहाँ पे हमको लेना होता है जो सब में से कॉमन होता है, जो सब में कॉमन होता है उसी को लेना होता है। हमने कहा भैया देखो यहाँ पे 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, 1 तो 2 सब में है भैया, 1 2 1 2 1 2 2 और सब में है, फिर भैया 2 2 2 2 और सब में है, फिर मैंने कहा भैया इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, इसमें भी तो ये 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं। हमने कहा भैया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको मिलेगी जो दोनों में मिल रही है, वो हमें यहाँ से क्या मिल रही, आप बोलोगे 2 गुणे 2 गुणे 2।
ये तीनों में है। देखो इसके पास भी 2 2 2 है, इसके पास भी 2 2 2, इसके पास भी 2 2 2। हमने कहा अगर देखना चाहते हो इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, देख लेना एक बार। देखो ये तीनों मिल रहा है यहाँ पे, शायद यहाँ पे ये मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मिल रहा है, यानी कुल मिला के ये बॉक्स जो तुम्हें दिख रहा है तीनों में कॉमन मिल रहा है। बाकी भैया कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जो हमें कॉमन मिलता है वही हमारा आंसर होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हमारा यहाँ से आ गया मासा, और ये हमारा हो गया उत्तर। तो बात समझ में आई। मासा निकालने का मतलब का फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद उसमें से कॉमन देख लेंगे, और जो सब में कॉमन होगा उसी को मासा बोला जाता है। बात समझ में आई भैया। अगले नंबर पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़े आराम से चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी बातें समझाने में ऐसा ना हो कि आपसे कुछ छूट जाए। हमने कहा भैया अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे मासा निकालने की भाग विधि के बारे में। किसकी बात करेंगे? मासा निकालने की भाग विधि। मैंने कहा भैया सेम सवाल ही एक बार देख लेते हैं। कितना था भैया? 24 40 64 ना, 24 40 64। हमने कहा इसका भैया मासा ज्ञात करना है, और तरीका कौन सा लगाना है? भाग विधि लगाना है, भाग विधि। भैया इसकी भाग विधि एकदम भाग की तरह ही होती है। देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ करने का। मैंने कहा भैया तुमने 24 लिख दिया, तुमने 40 लिख दिया, और तुमने 64 लिख दिया, और हम लोग भैया इसको करने का तरीका ये समझते हैं कि इसमें से जो सबसे छोटी संख्या है, देखा जाए तो ऐसे देखो, यही तो बोलोगे, सबसे छोटी ये, फिर इससे बड़ी, फिर ये सबसे बड़ी। तो हम इस लास्ट वाली संख्या को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। हम देखते हैं इन दो संख्याओं को, छोटी संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए 24 से भाग देना चालू करेंगे 40 में। कोई समस्या? बोलोगे भैया 24 दूनी 48 ज़्यादा हो जाएगा, 24 एकम 24 आएगा। भाई यहाँ देखा जाएगा तो 16 बचेगा। मैंने आप देखो यहाँ पे फिर से भाग बनाया, जो शेष फल बचा उसके बाद फिर से भाग बना दिया, और ये जो यहाँ 24 लिखा था, बड़े ध्यान से सुनना, इस वाले 24 को उठा करके हम यहाँ पर लगा देंगे आके भाज्य के पास। हमने कहा अब देखो 16 से इसमें भाग दो, तो बोलोगे भैया देखो 16 एकम 16 बार जाएगा, तो यहाँ पे 16 लिख दिया हमने, और यहाँ पे बचा 8। अब भैया फिर से क्या करेंगे? सेम वही भाग बना करके, और ये वाला जो यहाँ पे 16 लिखा था इसको यहाँ पे भाज्य की जगह लिखे आए। हमने कहा अब 8 दूनी 16, देखो पूरा कट गया। भैया आखिरी में जो इस जगह पर बचेगा हमारा लास्ट वाला जो भाजक बचता है, आखिरी वाला जो भाजक बचता है उसी को हम लोग मासा बोलते हैं। लेकिन अभी हमें एक संख्या और दी गई है, उसको भी हम क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। अब करोगे क्या? जो लास्ट वाला यहाँ पे तुमको SCF दिया जाता है, जो मासा निकल के आता है 8, इस वाले 8 से भाग दे देंगे जो आखिरी वाली संख्या बची थी। 64 बची तो 64 में दे देंगे। हमने कहा 8 8 64, 8 बार में मेरे भाई 64 आ गया, और ये सिंपल सा पूरा कट गया। अगर ये पूरा नहीं कटता तो फिर दूसरी संख्या आती मासा में, अगर पूरा कटता है तो मासा यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूरा कट जा रहा है, इसलिए 8 ही हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं है? बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई। मासा निकाल लोगे भाग विधि से, गुणन विधि से, लासा निकाल लोगे गुणनफल से भी और भागफल से भी। इतनी बातें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अब देखो प्रश्नों में तुम्हारे साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ भी की जाती है। अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न जिनके साथ में छेड़छाड़ होती है। क्या लिख देंगे? जिनके साथ में छेड़छाड़ होती है। अब छेड़छाड़ वाले प्रश्न भैया कैसे होते हैं, बड़े ध्यान से समझना। हमने कहा तुमसे एक सवाल ऐसा बोल देगा कि एक छोटी से छोटी कोई संख्या है, एक छोटी से छोटी संख्या है, जो संख्या मेरे भाई 15 से भी कट जाती है, 18 से भी कट जाती है और 48 से भी कट जाती है। लेकिन जब भी हम उस संख्या में इनसे भाग देते हैं, उस छोटी से छोटी संख्या में, तो हर बार यहाँ पे हमें बोलेगा कि हर बार जो है वो 3 शेष बच जाता है। हर बार भाग देने पे क्या बच जाता है? 3 बच जाता है शेष में। इसका मतलब भैया ये बोलना चाहता है कि जो संख्या इन तीनों से कटती होगी, उस संख्या में अगर हम 3 को जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कटती हो, उस संख्या में अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो जब हम भाग देंगे तो वही 3 हर बार बच जाएगा। हाँ या ना? तो बोलोगे ठीक है भैया, जब भी इस तरीके का सवाल बोला जाएगा तो हमें याद रखना है कि इन वाली संख्याओं का तो भैया हम लासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? लासा निकाल देंगे, और उसमें भैया इस 3 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बिल्कुल दिमाग में इस बात को सेट रखोगे कि जब कोई संख्या दी गई, छोटी छोटी संख्या जो दिए गए अंकों से कटने के लिए बोले और बाद में कुछ भी शेष बचे, प्रत्येक दशा में 3 बोला है, प्रत्येक दशा में 5 बोल दे, 7 बोल दे, 12 बोल दे, हमें उसको ही जोड़ देना है उस संख्या में। हाँ या ना? बात एकदम क्लियर है? बोलोगे हाँ भाई, इसको तो आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, इनका निकाल देंगे भैया लासा, आपने जैसे बोला।
तो भैया लासा निकालने की कोई विधि तो बोली नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि 15, 18 और 48 लिखा और हम इसको ऐसे भाग विधि से सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ सबको लेकर के जो सॉल्व किया जाता है। बोलोगे भैया देखो 2 से देंगे 15 नहीं जाएगा, 18 9 बार में जाएगा, 48 24 बार में जाएगा। फिर भैया 2 से दे देंगे 15 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ये भैया 12 बार में जाएगा। फिर भैया 2 से दे देंगे 15 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ये भैया 6 बार में जाएगा। फिर भैया 2 से दे देंगे 15 नहीं जाएगा, 9 नहीं जाएगा, ये भैया 3 बार में जाएगा। फिर भैया 3 से दे देंगे तो देखो 5 3 5 15, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। फिर भैया 3 से दे देंगे 5 नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। फिर आखिर में भैया 5 से दे देंगे तो ये वाला भी चला जाएगा। यानी हमने अगर देखा तो भैया उस संख्या का लासा हमें सरल सा कौन सा मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 × 2 2 2 और फिर उसके बाद मेरे भाई 3 3 5, ये मिल गया। यानी भैया देखा जाए तो वो संख्या का लासा आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है, 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 3 तिरका 9, ठीक है। तो 8 9 72 720 हो गया, हाँ या ना भैया। 720 वो संख्या हो गई जो इससे भी और इससे भी पूरी कट जाएगी। सबसे छोटी संख्या 720 है, लेकिन 720 तो पूरी कट जाएगी। अगर हम 15 से 720 में भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। लेकिन उसने हमसे ये कहा कि भाग पूरा थोड़ी नहीं जाना चाहिए, उसने कहा भैया कुछ भी करके 3 बच जाना चाहिए। क्या बोला उसने कि कुछ भी करके 3 बचना चाहिए। हमने कहा अगर भाई 12 4 से पूरा कट जाता है, ध्यान से देखना है इसको सरल तरीके से, 12 जो है वो 4 से पूरा कट जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि अगर 12 में 4 से भाग दें और 3 बच जाए तो हम बोलेंगे भैया इसमें 3 पहले से जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 में 4 से भाग दो भैया 3 बच जाएगा। 12 तो कट जाएगा लेकिन 3 क्या होगा, बच जाएगा। तो कहने का मतलब भैया लासा में हमें क्या कर देना है, वही जो शेष बच रहा है उसे जोड़ देना है। तो भैया आपने यहाँ पे बता भी दिया कि लासा में उसी संख्या को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर जो आ रहा था यहाँ पे उसमें हमें 3 क्या करना है, जोड़ देना है। तो आंसर आ जाएगा 723 और ये हो जाएगा मेरा उत्तर। जल्दी से बताओ इस टाइप के सवाल को कर पाओगे या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बोलेंगे। बात आ गई समझ में, बढ़िया तरीके से एकदम बेहतरीन चलो बहुत अच्छी बात है भैया। इसी सवाल में अगर जोड़ने की जगह घटाने वाला कुछ बोल देता तब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें संख्या में कुछ घटाना है। हम बोलेंगे भाई देखो सवाल बोल सकता है, एक दूसरा सवाल भी देख लेंगे जो छेड़छाड़ वाला ही होगा। जैसे दे दिया जाए कि एक छोटी से छोटी संख्या दे दी गई है, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई वो छोटी संख्या है जिस संख्या में जब हम 7 को माइनस करेंगे तब कोई संख्या आएगी, और ये संख्या जो होगी वो भैया 12 से 16 से 18 से और 21 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण भैया विभाजित होगी। अब बताओ जरा यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है भैया। एक छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12 से 16 से 18 से और 21 से पूर्ण विभाजित हो जाए। इन सब से कोई संख्या अगर पूर्ण विभाजित हो रही तो पक्की बात है भैया कि इनका लासा ही होगा। इतनी बात तो एकदम क्लियर हो गई कि लासा तो इसमें निकालना है। तो जो पहले पता चल गया उसको तो पहले कर लो भैया। हमने कहा 12 लिख दिया, 16 लिख दिया, 18 लिख दिया और 21 लिख दिया, और बिल्कुल प्यार से इसे सॉल्व करते चले आएंगे। हमने कहा 2 से दिया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 21 नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा भैया 2 से देंगे, 2 नहीं 6 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। फिर मैंने कहा भैया 2 से देंगे, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। फिर भैया 2 से दे देंगे, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा। फिर भैया 3 से दे देंगे, 3 एकम 3, 1 ऐसे आ जाएगा, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21। फिर भैया 3 से दे देंगे, आखिरी में 7 ये बचा होगा, फिर 7 से दे देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो भैया देखा जाए तो अगर इस पूरे सवाल में अगर हम लासा निकालते हैं तो लासा कितना आ जाता है, आप बोलोगे लासा आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 टाइम्स। उसके बाद भैया 3 × 3 × 7। जल्दी से बोलो क्या भैया वो संख्या ये होगी जो इनसे पूरी विभाजित हो जा रही होगी। मतलब वो संख्या हो जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और उसके बाद 16 × 9 × 7, ठीक है। तो देखो 9 सत्ते, ये 9 और 7 63 हो गया, और इंटू मेरे भाई ये पूरा हो गया इतना 16। तो 16 × 48 के 8 भैया हासिल लगाया 4, 16 छक्का 96, 4 100। तो भैया वो संख्या 108 है जो इनसे पूरी कट जाएगी। लेकिन तुमने सवाल को अगर ध्यान से पूछा हो, सुना होगा, तो तुमसे ये नहीं पूछा जो इससे पूरी कट जाए, तुमसे उसने पूछा वो संख्या बताओ जिससे जब 7 माइनस कर दिया जाएगा तब वो संख्या इनसे पूरी कटेगी। यानी ये संख्या 7 कम है उस संख्या से।
तो भैया अगर ये 7 कम है तो वो संख्या 7 ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे कि वह संख्या क्या हो जाएगी भैया, वह संख्या हो जाएगी 1008 और प्लस 7 यानी 1015। तो 1015 हमारा आंसर हो गया। 1015 वह संख्या है जिस संख्या में जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 1008 हो जाएगा, और जो संख्या आएगी वो 12 से भी कटेगी, 16 से भी कटेगी, 18 से भी कटेगी और 21 से भी कटेगी। बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना? बेहतरीन तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, पूरी बातें समझ में आएंगी अगर ध्यान से समझोगे तो हमने भाई लासा वाले सवालों में देख लिया कि किस तरीके से छेड़छाड़ करके क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। भैया मासा के सवालों में भी हमसे छेड़छाड़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब लैंग्वेज को बनाया जाता है ताकि हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कतें उत्पन्न हो जाएं। हमने कहा भाई दिक्कतें उत्पन्न हमारे होते हुए हो सकती हैं क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं होने देंगे। मासा के छेड़छाड़ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई तुम याद रखना ये सारी चीज़ें, ऐसे याद रखो कि छेड़छाड़ वाले क्वेश्चन है भैया। कौन से वाले क्वेश्चन है? छेड़छाड़ वाले, मतलब सीधे सीधे ना पूछ करके किसी तरीके से पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसे हमने मान लिया कि भैया 3 बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। 3 बर्तन है। पहला बर्तन में भैया दूध है हमारा 882 लीटर, दूसरे में है 396 लीटर और चौथे में है भैया 1404 लीटर। ये इतने इतने लीटर दूध के 3 बर्तन है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और तीसरा बर्तन। इतनी बात समझ में आई? और इन सब में दूध भरा हुआ है। अब हमने कहा अगर समान नाप के हमें पीपों को कम से कम संख्या में भरना हो, कम से कम संख्या का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा जिससे हम इन तीनों को नाप दें। मतलब जैसे एक लीटर होता है, एक लीटर तुमने देखा है कि एक लीटर ऐसा होता है जिससे हम सबको खाली कर सकते हैं, देखा है ना वो वाला? तो हमने कहा तुम्हें क्या बताना है, माप के पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात करना जिससे इसको हम बिना फैलाए हुए इसको आराम से भर सकें इनको, ठीक है? तो आप बोलोगे भैया देखो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसा पीपा बोल सकते हो। भाई पीपा देखा तुमने दूध वाला, जो दूधिया लोग लेकर के आते हैं, ये होता है, देखा है ना? ये कितने लीटर का होना चाहिए ताकि इसको भी पूरी तरीके से अपने आप में संभाले, इसको भी संभाले और इसको भी संभाले। और ये जो हमारे पीपे होने चाहिए ये कम से कम बनने चाहिए। अच्छा तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें आएंगी कि अगर पीपों की संख्या कम होगी तो इसमें भरा जाने वाला जो दूध होगा उसकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अच्छा ये दिमाग में तुम्हारे ये चीज़ आ रही ना? थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करो कि अगर पीपों की संख्या कम है तो इसमें भरी जाने वाली जो दूध की संख्या है वो मैक्सिमम में होगी। ये बात तो कंफर्म हो गई। तो बोलेंगे हाँ भाई, अगर हमसे कोई चीज़ मैक्सिमम में पूछी गई है, कैसी पूछी गई, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम में, तो मैक्सिमम का मतलब होता है हमेशा हाईएस्ट चीज़ बताना। और हाईएस्ट चीज़ बताने से हमारे दिमाग में आ जाएगा कि हम लोग इसका मासा कैसे पता चला, मासा निकालेंगे, क्योंकि मासा को हम लोग महत्तम बोलते हैं और महत्तम को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट। बात समझ में आ गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें यहाँ बताना पड़ेगा। ऐसे हमें देखो पूरा एक प्रोसेस पता चला कि कैसे हम जान पाएंगे कि सवाल में मासा निकालना है कि लासा, हाँ या ना? बढ़िया तरीके से बात समझ में आई। बोलेंगे ठीक है भैया समझ में आ गई। अभी जितना जो आपने बवाल बताया इसका पूरे का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें इस पूरी के पूरे दिए गए सवाल में सिर्फ इनका मासा बता देना है। क्या बताना है? मासा बताना है। अब भैया इन चीज़ों को हटा दें क्या, जो चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। अब इस पीपे को भी हम यहाँ से हटा देते हैं और हम लोग भैया क्या देखेंगे अब कि हमें इसका क्या बताना है, मासा बताना है। बड़े आराम से समझ गए हैं सवाल को। भैया आपने बताया था कि इसका मासा निकालने के लिए यहाँ पे भाग विधि लगा सकते हैं। 882 एक दे रखा है, एक 396 दे रखा है और एक 1404 दे रखा है। तो भैया एक काम करते हैं कि सबसे बड़ा तो ये वाला है और इससे भी बड़ा ये वाला है, हाँ या ना? तो ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। तो आपने कहा था जो सबसे छोटा है उससे बड़े वाले में भाग दे दें और आखिरी में जो आएगा उससे इसमें भाग दे के देख लेंगे। हमने कहा ठीक है, जो बताया वही करके देख लो। तो आपने कहा ठीक है भाई। आपने यहाँ पे किया क्या भैया, आपने 396 लिखा, भाग का निशान बनाया और यहाँ पे लिख दिया 882। ठीक है, हो सकता है इसमें ना आए तो आगे कर देंगे, परेशान मत होना। आपका दिमाग यहाँ पे इतना काम करेगा कि भैया 396 का पहाड़ा किसी को नहीं आता, हमें भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, पर आपको इतनी चीज़ पता है भैया 3 का पहाड़ा तो आता है।
बोलोगे हाँ भैया इतना तो सबको पता होता है। हमने कहा 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 के पास चले जाओ। बोलोगे भैया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। भैया 2 बार जा सकता है। तो हमने कहा अगर 2 बार इसका गुणा कराया जाए तो एक बार 2 बार करके देखें अगर हम, तो देखो 2 छंग 12 के 2, हासिल लगाया 1, 9 दूनी 18, 1 19 के 9, हासिल लगाया 1, और भैया 2 3 6 और 1 7, 792 आ गया क्या भैया? ठीक लिखा है एकदम। बोलेंगे हाँ भाई सही लिखा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये देखो वहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया भैया 9, क्योंकि 8 से यहाँ से लेकर 18 कर दिया, ये 90 आ गया, और फिर 90 से डिवाइड किस में करा देंगे? 396 में। बड़े आराम से समझा रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, ठीक है? आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। हमने कहा भाई फिर से देखो वही दिक्कत फंस गई जो भैया अभी आपने बताई थी कि 90 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, पर हमें पता है कि देखो 9 से 3 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 संख्या देखो 39, 9 का पहाड़ा पढ़ो कि 39 के पास पहुंच जाओ। बोलोगे भैया 9 चौके 36 होता है, 4 बार में पढ़ेंगे तो 9 चौको 36 और 1 0, 360 आ जाएगा, हाँ या ना? बोलोगे भैया यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे बच गया 3, और भैया फिर 36 से डिवाइड कर दिया हमने किस में? आखिरी में। फिर से 90 को लिख दिया इस वाले को यहाँ पे। अब हमने कहा भैया यहाँ आएगा नहीं तो यहाँ पे कर देते हैं इसके आगे का 36 का डिवाइड किस में कर रहे हैं भैया? 90 में कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ जाएगा ना यहाँ से? बोलोगे भैया देखो 36 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, लेकिन हमें पता है कि देखो 3 त्रिका 9 अगर चले गए, मान लो उसको हमने माना 3 से 9 पे बजाना है, तो बोलोगे 3 त्रिका 9, लेकिन भैया 3 त्रिका 9 के बाद यहाँ तो 0 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा, तो 6 त्रिका 18 भी बनेगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 108 हो जाएगा। हमने कहा भैया 3 बार तो नहीं जा पाएगा, 2 बार अगर देंगे तो 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है, इतना तो पता होगा। भैया यहाँ से कितना बचेगा? 90 में 72 चले गए, 18 बचे कि नहीं बचे? फिर भैया भाग बनाया, फिर इस वाले को बचे वाले को यहाँ लिख दिया, 36 लिख दिया। अब 18 के पहाड़े से 2 बार में 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36, ये पूरा पूरा कट गया। यानी भैया जो एलसीएम होगा वो अभी कितना हो सकता है? 18 हो सकता है कि नहीं हो सकता? जो आखिरी में हमारा भाजक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मासा। बताया मैंने आपको, जो आखिरी का भाजक होता है उसी को मासापा कहा जाता है। इतनी बात समझ में सबके आ गई थी। लेकिन भैया आपने एक बात और कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर हो जाए, हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लास्ट वाला ना डिवाइड जाए। तो आपने कहा था कि लास्ट वाले में भी डिवाइड करा के देख लेना है। तो हमने कहा सिंपल सी बात है भाई, इसी 18 का डिवाइड करा के किस में देख लेना है? 1404 में। जो लास्ट वाला बचा है ना ये, इसमें इसी 18 से भाग करा के देख लेना है। मैंने कहा करा के देख लेंगे। 18 से भैया देंगे 140 आ जाए, 18 सत्ते मेरे भाई कितना होता है? 8 सत्ते 56, 126 हो गया। 126 मेरे भाई यहाँ पे लिख दिया। देखो 4 का उतारा ले लिया, और यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा? 4, और यहाँ पे कितना बचा? 3 में से 2 गया, 144। 18 अट्ठे मेरे भाई कितना होता है? 144। तो पूरा पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है? यहाँ पे यानी कहने का मतलब 18 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए हमारा 18 लीटर का जो है मेरे भाई क्या लिख देंगे? 18 लीटर ही वो समान माप होनी चाहिए पीपों की, जिसमें तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 18 लीटर। लेकिन तुमने एक दिमाग लगाया कि अगर 18 लीटर का पीपा है, क्या बोला हमने? 18 लीटर का पीपा है, तो 18 लीटर के पीपे से अगर हम इस 882 लीटर के डब्बों को खाली करें। ध्यान से अगर तुमने सवाल समझा होगा मेरा शुरुआत में, तो तुमसे मैंने यहाँ पे ये पूछा था कि जो वो पीपे बने थे ना, जो ये पीपा था दूध वाला, इन पीपों की संख्या उसने पूछी कि कितनी होनी चाहिए, कितने पीपों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई हमने तीनों डाटा देखे, हमने कहा एक 882 है, एक 396 और एक 1404 है, और 18 लीटर के पीपे हैं भैया। तो एक बात बताओ ज़रा इसके आगे का कि भैया 882 लीटर है दूध, एक में भैया 396 लीटर दूध है, और एक में भैया 1404 लीटर दूध है, और ये भी 18 लीटर के पीपों में भरा जाएगा, ये भी 18 लीटर के पीपों में भरा जाएगा, और ये भी 18 लीटर के पीपों में भरा जाएगा। तो देखो यहाँ तो हमने भी निकाल भी लिया है कि 18 से जब 1404 में डिवाइड दिया तो 78 आ गया। 78 पीपे तो ये वाले हमें चाहिए। हमने कहा भैया अगर 18 से भाग देंगे हम किस में? 396 में। तो बोलोगे 18 दूनी 36, अगर 36 चला गया तो भैया यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर 36 हो जाएगा, फिर से 18 दूनी 36। और भैया अगर हम 882 लीटर वाले जो पूरा टोटल दूध था उसको 18 लीटर के पीपों में भरेंगे तो कितने पीपे आएंगे टोटल? हमने कहा 18 से इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया देखो 18 चौके यहाँ से मेरे भाई देंगे 72,
72 चला गया तो कितना बचा मेरे भाई, यहाँ से 72 अगर माइनस कर देते हैं, देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे बचोगे भैया 6 बचेगा, ये 1 बचेगा, 2 बचेगा, 162, 18 नवैया 162, 49 पीपे ये चाहिए। तो भाई 49 पीपे हमको चाहिए इस दूध को भरने के लिए, 22 पीपे हमको चाहिए इस दूध को भरने के लिए, और 78 पीपे हमको चाहिए इस दूध को भरने के लिए। तो देखा जाए तो टोटल कितने पीपे चाहिए भाई, जोड़ देंगे सबको। आप बोलोगे देखो 9 2 11 होता है, 11 और 8 मेरे भाई जो है यहाँ पे 19 बनेगा, 9 हाथ से लगाया 1, 1 और 7 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, यानी 149 टोटल पीपे हमको चाहिए, जिसमें ये हमारा पूरा का पूरा दूध जो है वो नापा जा सकता है। जल्दी से बताओ बात एकदम क्लियर है या नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, जल्दी से बता दो। बोलोगे भाई एकदम बेहतरीन तरीके से बात, एकदम कॉन्सेप्ट जो है मेरा क्लियर हो गया। हमने कहा इसमें भैया और एक सवाल पूछा जाता है, आपसे पूछता है कि एक कमरे की बात करेगा, बोलेगा भैया कि एक कमरे में क्या होना है, एक कमरे में 300 सेंटीमीटर इंटू 425 सेंटीमीटर इतनी माप का एक कमरा बना हुआ है। कमरे को देखकर ही तुम्हें माप से पता चल गया होगा कि एक वर्गाकार कमरा, सॉरी एक आयताकार कमरा होगा, क्योंकि अलग अलग लंबाई और चौड़ाई सेम होती है तो वर्गाकार होता है। और भैया इस कमरे में हमको क्या करना है, इस कमरे में हमको जो टाइल्स लगानी है वो टाइल्स होनी चाहिए, बोलेगा वर्गाकार, यानी हमको एक टाइल्स जो लगानी है वो वर्गाकार टाइल्स लगानी है एक कमरे में, जिसकी माप ये दे रखी है। यहाँ तक की बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई भैया, कोई दिक्कत बोलोगे यहाँ पे हमें नहीं है, ठीक है। अब हमने कहा कम से कम अगर हम बात करें एक ही माप के अगर हम टाइल्स लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो टाइल्स लगे, हम चाहते हैं भैया जो हमारा टाइल्स लगे वो कम से कम टाइल्स लगे, भैया हमें कम से कम पीपे चाहिए थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम समझ लेंगे कि हमें जो टाइल्स लगाने हैं वो कम से कम लगाने हैं, इसलिए टाइल्स की जो माप होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, टाइल्स की माप जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी माइंड में। हमने कहा जैसे ही हम ज़्यादा शब्द पढ़ते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि बात हो रही है हाईएस्ट की, और जैसे ही हाईएस्ट देखते हैं तो हमारे दिमाग में एचसीएफ यानी मासा पा चलने लगता है। तो यानी इस सवाल में भी भैया मासा निकालेंगे। आपने बोला मासा में 2 वैल्यू देते हैं, यहाँ तो एक ही में लग रही पूरी, हमने कहा एक नहीं है, इंटू लगा है, पर उससे देखो 2 वैल्यू अलग अलग हैं, एक तुमको 300 अलग दिखेगा, एक तुमको 425 अलग दिखेगा, और देखो दोनों में ये वाला बड़ा हो जाएगा। तो भैया हमें ये मन में चीज़ें समझनी, इनको लिखा नहीं जाना है, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। हमें सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे इनका मासा निकाल लेना है और कोशिश करना है कि भाग विधि से ही सॉल्व कर लें। हमने कहा भैया यहाँ पे 300 लिख देंगे और इससे डिवाइड करा देंगे 425 में। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई। हमने कहा 300 से भैया एक बार में जाएगा, 300 एकम 300, बच जाएगा 125। फिर मैंने कहा भैया फिर से क्या करते हैं, जो यहाँ पे संख्या लिखी होती 300 वाली उसको यहाँ पे उठा के धर दो आगे 300। हमने कहा भैया 125 का पढ़ा अगर तुम 2 बार पढ़ते हो तो कितना आता है, 125 दूना 250, भैया कितना बचेगा 50 बच जाएगा, 300 में 250 गया। फिर भैया क्या करेंगे 125 को ऐसे लिख देंगे। ये तो भैया बड़ा सरल आराम से होता चला जाएगा। मैंने कहा भैया 50 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 150 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में दिया भैया 25 आ गया। फिर भैया क्या कर देंगे, भैया वाले 50 को यहाँ लिख देंगे, और भैया अगर हम 25 से 50 में देंगे तो 2 बार में 50 आ जाएगा, और ये पूरा बात हमारी ख़त्म हो गई। यानी हमें पता चला कि आखिरी वाला जो मेरे भाई भाजक यहाँ पे होगा, भाजक इसी को हम क्या बोलते हैं, मासापा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 25 सेंटीमीटर उस टाइल्स की माप होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर माप होनी चाहिए भाई, 25 सेंटीमीटर। लेकिन मेरा दिमाग एक काम और कर रहा है कि भैया हमसे वहाँ पे उसने पूछा है कि टाइल्स जो है वो कितने लगने चाहिए, उसने ये तो हमसे पूछा ही नहीं कि कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए उसकी माप। तो हमने कहा भाई सिंपल सी बात है, ऊपर एरिया कितना दे रखा था, ऊपर दे रखा था 300 गुणे 245 445 425 ना, सॉरी 425 दिया है। अरे हाईलाइटर उठ गया क्या भाई, देखना ऊपर हमको दिया है 300 गुणे 425 और नीचे मेरा निकल के आया है 25, तो यानी ये हो जाएगा 25 गुणे 25, क्योंकि वर्गाकार है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, ये 25 तो ये भी 25। और भैया ये क्या था, ये एक आयताकार होगा तभी इसमें लंबाई अलग थी चौड़ाई अलग थी। हमने कहा भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हमने कहा देखो काट देंगे, 25 से अगर 300 काटेंगे तो 25 का 4 बार में 100 होता है, तो 300 कितने बार में आएगा, 100 त्याई 300 तो 4 त्याई 12, 12 बार में आ जाएगा, है या ना। हमने कहा 25 से 425 भैया अगर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 25 से 425 काटने के लिए काट के देख लो। हमने कहा 25 से देखो 425 कितनी बार जाएगा, 400 आएगा आपका कितनी बार में, बोलोगे भैया 400 आएगा, 4 बार में आता है आपका कितना जो है
एक बार सुनो भाई, 4 बार में आपका आ जाएगा 100, फिर 4 बार में 100, 4 बार में 100, 4 बार में 400 जाने के लिए हमको कितनी बार जाना पड़ा, 16 बार, और 25 लाने के लिए एक बार और जाना पड़ेगा, यानी टोटल 17 बार में कट जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, 25 से कम 25, 25 सत्ते 175 है, वैसे भी कर सकते हो, इफ़ यू वांट भैया कर सकते हो। हमने कहा भैया सिंपल सा गुणा कराओ, 12 का गुणा कराना है, वेट, थोड़ा सा कुछ खींचा खांची हो रही, ध्यान देखिएगा, अरे भाई रुक जा। तो भैया हमें कराना है 12 गुणे 17, इतने टैल समय लग जाएंगे इनका। भैया सिंपल सा इंटू करा दो। हमने कहा 17 दूनी 34 के 4 हासिल लगाया मेरे भाई 3, 17 एकम 17, 17 और 3 मेरे भाई 20, यानी 204 टैल्स मेरे टोटल लग जाएंगे, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। जल्दी से बोलो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है या नहीं? बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? क्या आ गई समझ में? फिर भैया अगला सवाल बताओ, मासा लासा का कोई और सवाल जो इम्पोर्टेंट है? बोलेंगे बिल्कुल भैया, और भी सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक सवाल और है, वो भी ध्यान से देखना। एक सवाल आपको दिया है कि 2025 पौधे हैं, 2025 पौधे हैं, और इन पौधों को हमें ऐसे लगाना कि जितनी इसमें पंक्तियां हों और हर पंक्ति में उतने ही पौधे लगे होने चाहिए। तो देखा जाए एक तरीके से ये भी देखो वर्गाकार शेप बनेगा, जितनी पंक्तियों में संख्या इनकी उतनी ही पंक्तियों में संख्या मेरे भाई जो है पौधों की, जितनी पंक्तियों की संख्या उतनी ही स्तंभों की संख्या, मतलब हर एक में उतने उतने पौधे होने चाहिए जितनी पंक्तियाँ होनी चाहिए। ये देखो जैसे बन गया, ठीक है। तो भैया 16 बन गए ऐसे। तो हमें इससे ये पता चलता है कि भैया अगर ए पंक्तियाँ हो गई और ए ही हमारे पौधे लगे होंगे तो टोटल पौधे हो जाएंगे ए इंटू ए, हाँ या ना? और टोटल पौधे उसने हमको यहाँ पे दे रखे हैं कितने, 2025। तो कहने का मतलब सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे ये करना है कि माना, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि माना जो पंक्तियों की संख्या है भैया वो कितनी है, ए, और यही मान लेंगे कि माना स्तंभ की संख्या भी कितनी है, ए, या पौधे हर पंक्ति में कितने लगे हैं वो भी ए लगे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भैया कुल पौधे मेरे हिसाब से कितने होने चाहिए। आप बोलोगे कुल पौधे होने चाहिए पंक्तियों की संख्या गुणे हर पंक्ति में पौधे, यानी ए इंटू ए स्क्वायर। और हमें रियल में उसने क्या बोला है कि ये ए स्क्वायर पौधों की संख्या जो है वो रियल में कितनी है, रियल में है 2025। तो हमने यहाँ लिख दिया 2025। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर अगर इधर भेजोगे तो भैया अंडर रूट में आता है, अंडर रूट हो जाएगा 2025। और भैया तुम्हें पता है कि इसका अंडर रूट निकालने के लिए जब भी लास्ट में 25 आता है तो हमने तुम्हें एक तरीका बताया, 25 लास्ट में आएगा मतलब 5 बचेगा, और इसके आगे जो संख्या लिखी उसके ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का गैप 1 हो, यानी 4 और 5, 4 पंचे 20 होता है, और 4 और 5 के बीच में 1 का गैप है, और उसके बाद छोटी वाली संख्या को ले लेते हैं। तो भैया यहाँ से आ जाएगा आंसर हमारा 45 पंक्तियाँ हो जाएंगी। कितनी पंक्तियाँ हो जाएंगी, 45 पंक्तियाँ हो जाएंगी। ये सवाल मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी बहनों भाइयों सब लोग ध्यान से सुनो। ये सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बेहतरीन तरीके से आपको याद रखना है। अब आ जाओ, देखो अब इस चैप्टर में हमसे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसके बाद वाला जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर भैया आपका 2 है। चैप्टर नंबर 2 में आपसे सवाल में आता क्या है, देख लो। आपसे पूछा जाता है भैया गुणा क्या है, जोड़ क्या है, घटाना कैसे किया जाएगा, भाग कैसे दिया जाएगा। इस चैप्टर को मैं नहीं करवाऊंगा, ये सबको आता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। इसमें आपको 2 चीज़ें ही याद रखनी है, 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ कौन कौन सी याद रखनी है। एक आपको याद रखना है कि जोड़ का तत्समक, जोड़ का तत्समक या तत्सम, और एक याद रखना है गुणा का तत्समक या तत्सम, गुणा का तत्समक या तत्सम। अब इनमें भैया ध्यान से सुनना क्या चीज़ें हैं। जोड़ के तत्समक का मतलब है जैसे ए कोई संख्या लिखी है, बताओ इसमें क्या जोड़ दें कि ए ही बनी रहे। आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, हमें पता है इसमें 0 जोड़ दो। किसी संख्या में अगर आप 0 जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जोड़ का तत्समक जो है वो 0 होता है। और भैया गुणा का, मैंने कहा कोई संख्या ए लिखी थी, इसमें किसका गुणा करा दें भैया कि ए ही बना रहे। आप बोलोगे भाई हमने पढ़ रखा अगर गुणा कराना है तो अगर इसमें हम 1 का गुणा करा दें तो ए एकम 1, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 1। तो याद रखो गुणा का तत्समक 1 होता है, जोड़ का तत्समक मेरा 0 होता है। ये 2 चीज़ें आपको याद कर लेनी है, सिंपल सी, इनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको किसी भी तरीके का लॉजिक इसमें यूज नहीं करना है। सिंपल सा है, जोड़ वाले में भैया ऐसी कौन सी संख्या जिसमें किसको जोड़ दे वही संख्या बनी रहे, 0 को। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें गुणा कराने पर वो संख्या वही बनी रहती है, 1। 1 में किसी का भी गुणा कराओ 1 ही बना रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक, 2 बातें समझ में आ गई। उसके बाद आपको याद रखना है इसी में एक पॉइंट और कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। 0 एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। मतलब 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 0 के बट्टे 1 लिख दो, चाहे 0 के बट्टे 2 लिख दो, चाहे 0 के बट्टे 3 लिख दो, आंसर 0 ही आता है। पर इसके बट्टे में हम किसी को भी लिख सकते हैं। मतलब 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। 3 बातें इस चैप्टर में आपको याद रखनी है। जोड़ का तत्समक a + 0, यानी 0 वो तत्समक होता है जोड़ का, गुणे में 1 होता है तत्समक जिससे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, और 0 एक परिमेय संख्या होती है। बस इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। जोड़ तुम्हें आता है, गुणा तुम्हें आता है, घटाना, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ ही तुम्हें आता है भाई, ठीक है। अब सुनो जरा, इसी में से कभी कभी तुमसे संख्या के लिए समीकरण बनाने को बोल देता। तो समीकरण ध्यान से सुनो क्या होते हैं। समीकरण का मतलब होता है कि सामने वाला जो हमको इंस्ट्रक्शन देगा, हमको उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक समीकरण बना देना है। क्या बना देना है? एक समीकरण बना देना है। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने तुमसे इसी वाले क्वेश्चन में बोला कि एक संख्या का 2 गुना उसी संख्या से घटाने पर -3 प्राप्त होता, तो भैया हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक संख्या, माना वो संख्या x है, और उस संख्या का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x। और प्रश्नानुसार उसने हमसे क्या बोला? ध्यान से सुनना। प्रश्नानुसार उनसे हमसे कहा कि उस संख्या का उसी का 2 गुना उसी संख्या से घटा दें। मतलब उसी संख्या से उसी संख्या का 2 गुना घटा दें, मतलब x से इस 2x को घटा दें। तो क्या बच रहा है? -3 बराबर -3 लिख दिया, और ये देखो एक समीकरण बन गया। उसने जो बोला बस उसी को फॉलो करो। उसको फॉलो करने के बाद एक इक्वेशन बनेगी जो हमारा आंसर हो जाता है। अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होता है तो सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं? हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे एक बार। यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हैं? हाँ या ना भैया? चलो इतनी बात समझ में आई। दूसरे चैप्टर के एक बात को और याद रखना कि इसमें आपको वी बॉडमास को भी याद रखना है। वी बॉडमास से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब देखो वी से आपका क्या होता है? वी से आपको बोलते हैं वैनिकुलम, यानी जो रेखा होती है उसे बोला जाता है भैया। उसके बाद बी हमारा क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्ठक होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा ओ से हमारा क्या होता है? ऑफ, यानी का शब्द जो लिखा होता है उसको भैया इंपॉर्टेंस देंगे। फिर भैया हमने कहा डी से हमारा क्या होता है? डिवीज़न यानी भाग होता है। फिर भैया एम से क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, यानी मेरे भाई यहाँ पे क्या? गुणा होता है। उसके बाद मेरे बताओ जरा मेरे भाई ए से क्या होता है? जोड़ हो जाएगा, एडिशन। और उसके बाद एस से मेरे भाई क्या होता है? सब्ट्रैक्शन यानी घटाना होता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस को मानते हुए ही हमको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अगर हमने इस सीक्वेंस को फॉलो ना किया, ध्यान से सुनना, अगर हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते हैं देन मेरे भाई आंसर जो आता है हमेशा कैसा होता है? रॉन्ग होता है, ठीक है। रॉन्ग आएगा मतलब गलत आंसर आएगा। जैसे भैया एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्वेश्चन की किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 10½ माइनस बड़ा ब्रैकेट 3 1/5 प्लस 4 1/2, फिर लिखा है का 5 1/3 और ये ब्रैकेट बंद था। अच्छा हमने भैया क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले भैया वैनिकुलम यानी लाइन को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लाइन से चलते चले जाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इस ब्रैकेट के अंदर भी भैया 2-3 चीज़ें दी जाएंगी तो हम इसके अंदर भी उनको फॉलो करेंगे। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर हमको यहाँ पे एक तो प्लस दिखाई पड़ रहा है,
तो हमने बॉड मास जो लिखा पहले तो उसे लिख देते हैं। अब हम देखते हैं कि भैया ब्रैकेट में एक हमको यहाँ पे देखो प्लस दिख रहा है और एक हमको ये ऑफ यानी जो का शब्द है ये दिख रहा है। तो ऊपर कौन है, ऊपर है ये वाला, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा इसका मतलब भैया सबसे पहले तो इसे लिख देते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 दामन 20, 20 और 1 21, तो ये 21/2 लिखा, माइनस ये 5 तई 15 और 1 16/5 लिखा है, हाँ या ना, प्लस ये 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिखा है, बोलोगे हाँ। फिर मैंने कहा फिर भैया कितना लिखा, 5 तई 15 1 16/3 लिखा है, बोलोगे हाँ। यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर हमने कहा भैया देखो यहाँ पे इन दोनों में बात की जाए तो पहले का वाला किया जाएगा, बाद में हम प्लस करते हैं। तो पहले तो इस का वाले को सॉल्व करेंगे। का वाले का मतलब होता है का की जगह गुणा लगा देना, ठीक है। हमने कहा काटेंगे तो देखो 2 से 16 कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, और 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका 9। अगर देखा जाए तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 21/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16/5 प्लस का मेरे भाई ये आ जाएगा तुम्हारा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। हमने कहा भैया अब केवल प्लस लिखा है ब्रैकेट के अंदर तो उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया भैया 21/2 माइनस इसे अगर सॉल्व करोगे तो देखो 24 पंचे 120, इसके बट्टे में 1 लगा के एलसीएम लोगे तो 24 पंचे 120 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 120/5। यहाँ तक कि कोई भी दिक्कत किसी को तो बोलेंगे भैया इसे अगर सॉल्व किया जाए तो देखो 21/2 तो बाहर लिखा वैसे लिख देंगे, माइनस लगा देंगे और अंदर वाले ब्रैकेट को अब ओपन कर देंगे तो 16 120 मिलके हो गया तुम्हारा 136/5। जल्दी बोलो, यहाँ तक एकदम बेहतरीन तरीके से बात एकदम क्लियर है, हाँ या ना, कुछ गलती तो नहीं हुई यहाँ पे। सवाल को देख लो एक बार जरा, एकदम सही है ना यहाँ तक, बोलेंगे हाँ भाई यहाँ तक बातें एकदम क्लियर हैं। हमने कहा भाई अगर देखो नीचे से हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 2 पंचे 10 होता है, 5 बार में 21 पंचे 105 हो गया, माइनस 5 दूनी 10 होता है, 2 बार में ऊपर इसे करेंगे तो ये 272 हो जाएगा, 136 दूना 272। अगर इसको इससे माइनस करेंगे भाई तो कितना बचेगा, देखो उल्टा इधर से माइनस करो। अगर तुम यहाँ पे 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 बचेगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, 7 बचेगा ना मेरे भाई। इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे कितना बचा होगा, 6, 6 में से 0 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचा। और भैया क्योंकि ये बड़ा था ये वाला और ये छोटा था तो बड़े के आगे माइनस लगा तो आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा, और बटे में भैया लिखा है 10 तो 10 लिख दिया। आंसर आ गया माइनस का 167/10। ये सवाल मेरे मन से अपने मैंने दिया है तो परेशान मत होना, ये सवाल एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, माइनस का 167/10। आपके बुक में एक सेम सवाल दिया होगा जहाँ पे यहाँ पे उसने लगा रखा है डिवाइड, ठीक है। तो उस सवाल को सॉल्व करना आप मेरे भाई, वो सवाल आपसे पूछा भी गया है आई थिंक प्रीवियस ईयर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलो यहाँ तक बात एकदम क्लियर है, अगर तो आगे बढ़ जाए जल्दी से बोलो अगले पेज पे। इस जगह तक अगर एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ जाएं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें भैया 2 तरीके के सवाल और दिखाई पड़ते हैं। एक सवाल हमको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा भैया जो होता है x + 1/x, पूछा जाता है हमसे x² + 1/x², या भैया हमसे पूछ लिया जाता है x² - 1/x², इस तरीके की चीज़ें, या भैया हमें दिया जाता है x - 1/x, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे टफ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ये वाला तरीका लगता है कि आपको समझाने में इसे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि x - 1/x आपको दिया जाता है, इससे आपको निकालना पड़ता है x + 1/x, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ये नहीं निकाल पाता तो इसको भी आप नहीं निकाल सकते इन दोनों के बिना, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला ही आपने नहीं पढ़ा होगा कि आपने कभी पढ़ा कि a² - b² और -2ab या +2ab हो जाए। ये तो भैया कहीं पे भी ये माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता, आपने पढ़ा भी होगा। तो भैया ये कैसे निकालेगा, तो इसके लिए मैंने बताया तुझे कि यहाँ पे a² - b² फॉर्म देख लो। ये a² - b² की फॉर्म जो हमने देखी है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो जाती है। ये चीज़ भैया ज़रूर हमने पढ़ रखी है, याद है ना। तो भैया इस तरीके क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में शायद ये वाले टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होगा तो मैं देखूंगा, अगर भैया बताया गया होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको अगर नहीं दिया गया तो आपको ज़बरदस्ती इस चीज़ में अपना दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिंपल से जो फॉर्म दी गई हैं उनको ही ध्यान से करना है। जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात एकदम बेहतरीन तरीके समझ में आ गई? यानी हमको जो फॉर्म दी गई वो बातें हमें समझ में
आनी चाहिए। जो नहीं दी हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे भी नहीं और उनको हम समझेंगे भी नहीं। यानी हमें अगर सवाल पे अपने बात करें तो देखो सवाल दिया गया होगा और डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करके ही आपको उसके बारे में चीज़ों को बताते हुए चलेंगे। आपको मान लो एक सवाल मेरे भाई दिया गया, आपसे पूछा गया 2016 में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताना है। का मान आपसे पूछा गया है कि बताओ क्या होगा यदि तुम्हें दे रखा हो कि x प्लस 1/x का मान जो है वो 2 है। चलो जल्दी से बताओ इसे कैसे करोगे। हमने कहा भाई हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर हम इसी में ध्यान से देखें तो हम a बराबर x मान सकते हैं और b बराबर 1/x मान लें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। हमने कहा भैया मान लो इस वाले सवाल को अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दें, यानी x प्लस 1/x बराबर जो 2 दिया था दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, ऐसे करके दोनों पक्षों में वर्ग कर दें अगर, तो भैया यहाँ पे हमको देखो फॉर्मूला मिल जाएगा a प्लस 1/x को अगर हम b मान लें तो ये a प्लस बी ही तो हो गया x प्लस 1/x। इसको अगर हम a प्लस बी मानते हैं तो पहले हम a स्क्वायर खोलते हैं, मतलब पहले तो x स्क्वायर खोलेंगे, फिर भैया बी स्क्वायर की जगह 1/x स्क्वायर खोलेंगे, फिर भैया प्लस 2ab की जगह 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 1/x और बराबर में मेरे भाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ तक बात समझ में आई। भैया देखा जाए तो x से x कट जाएगा, तो चाहे भैया तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे अभी ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ये भी हम कर सकते हैं, इसको अगर ना लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर कितना 4। भैया ये प्लस 2 है इधर आ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और मेरे भाई 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे 2। यानी हम बोल सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। जल्दी से बताओ यहाँ तक की बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बता दूँ। ये वाला सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, हाँ या ना? अगर आ गया है तो फिर एक सवाल और इस टाइप का देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक सवाल करके छोड़ दें। हमने कहा एक सवाल भाई और देखते हैं। 2017 में पूछा गया x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 5, तो बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जो है वो कितना होगा। भैया सेम टू सेम सवाल है। क्या करेंगे, इस वाले सवाल के दोनों तरफ या दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे और a बराबर x और b बराबर 1/x मान के चलेंगे। तो भैया फॉर्मूला हमको याद है कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी पहले a स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस b स्क्वायर आएगा और उसके बाद भैया प्लस 2ab आएगा। तो हमें पता ab जब करेंगे तो x से x कट जाएगा, बराबर पे मेरे भाई जो 5 का स्क्वायर है 5×5 25 हो जाएगा, हाँ या ना? हमने भैया फिर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में 2 चला गया 23। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो भाई आ जाएगा 23। मैंने कुछ स्टेप गायब कर दिए, आपको हर एक स्टेप दिखाना। देखो BTC या डीएलएड जो आप कर रहे हो उसमें मतलब क्या है कि आपको स्टेप मार्किंग के ही नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग मिलती है आपको मेरे भाई। तो आपको हर एक स्टेप लिखना है कि यहाँ पे लिखा हमने a बराबर x और b बराबर 1/x रखने पर, फिर हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर हमने उस फॉर्मूले में रखा, फिर x से x काटा, ये सब करना होता है। तब जा करके आप मेरे भाई 1 या 2 नंबर का जो भी आपका सवाल बनता है वो आपको मिलता है। बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से बोलेंगे एक बार, बढ़ जाएंगे अगले पेज की तरफ। जल्दी से बताओ यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत 1 भी % की? ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हारा दूसरे पेज पे एक सवाल और दिया जाता है जिसमें बोलते हैं कि बीजगणित में भाग वाले सवाल, बीजगणित में भाग वाले सवाल भी दिए जाते हैं। बीजगणित में भाग वाले सवाल भैया बड़े ही सरल होते हैं। एक आपको सवाल दिया गया था 2019 में, एक आपसे 2017 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया। तो 2021 वाला थोड़ा सा लेटेस्ट है बाकियों से, इसको देख लेते हैं। सवाल आपको दिया गया था कि 3x की पावर 3 y की पावर 3 इंटू 4x y की पावर 3 और इसको डिवाइड करना था आपको 6x स्क्वायर y से। भाई कैसे देंगे डिवाइड? आप कुछ नहीं भैया आराम से कर दोगे, ऊपर इस वाले डाटा को लिखोगे जो लिखा है 3 इंटू एक्स। अब देखो पावर 3 का मतलब क्या है, वो चीज़ उतने बार गुणे में लगी है। 3 इंटू एक्स, वाई भी 3 बार है तो वाई इंटू वाई, फिर भैया इंटू देखो ये 4 लिखा है तो इंटू में 4, फिर एक्स 1 बार है, फिर वाई कितनी बार है, वाई इंटू वाई 3 बार। और भैया बटे में कितना लिखा है, बटे में लिखा है 6 इंटू एक्स इंटू वाई।
2 बार x और 1 बार y। हमने कहा भैया देखो अगर काटना चाहो तो देखो 3 से 6 को काटोगे 3 दूनी 6, 2 से 4 को काटोगे 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। फिर भैया हमने देखा 1x 2x से 2x कोई भी काट दो, मैंने कहा ये वाले 2 काट देते हैं। फिर भैया 1y से 1y काट दिया। अब मैंने कहा ऊपर देखो बचा कितना, ऊपर भैया एक तो ये 2 बचा, ठीक है, नीचे तो पूरा कट गया, 1 2 बचा, ऊपर भैया देखो 1x बचा, 2x बचे, मतलब x स्क्वायर बचा। और भैया y कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे, तो y की पावर 5 बचे। यहाँ तक बात खत्म। समझ में आपको आगे भैया क्लास में कि हमने यहाँ से 2x स्क्वायर y की पावर 5 कैसे बचाया, ये आपका उत्तर हो गया। तो याद रखो अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो देन ओके, अदरवाइज अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो कि 3x क्यूब y क्यूब इंटू 4x वाई क्यूब और अपॉन में मेरे भाई दिया गया है 6x स्क्वायर वाई। तो देखो x स्क्वायर से यहाँ पे x स्क्वायर कटा होगा तो 1x x1 बचा होगा। और भैया अगर 6 से देखोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 ऐसे काट दो, और y से मेरे भाई 1 y यहाँ पे काट दोगे तो y स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, y स्क्वायर बचेगा। और इसके बाद भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो मेरे भाई कि क्या बचा, यहाँ पे बचा 2x स्क्वायर वाई की पावर 5। तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, समझ में ये ज़्यादा आएगा। अगर आपको मैथ नहीं आती है और आती है तो आप ये वाला आराम से सिंपल तरीके से भाई निपटा दोगे। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा कर मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ तो कोई ज़रूरत इनकी है नहीं अगर तब को देखा जाए। इस सवाल में मेरे भाई याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो 2 नंबर में आएगा वो कौन सा आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछा जाता है पूर्ण वर्ग द्वारा सॉल्व करना, पूर्ण वर्ग बना करके। क्या पूछा जाता है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड करना होता है। भाई बड़े ध्यान से सुनना वरना ये सवाल आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। आपको एक इक्वेशन दे रखी थी 2021 में x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और आपको बोला गया था कि इसके गुणनखंड करने हैं और इसे पूर्ण वर्ग बना करके इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करने हैं, पूर्ण वर्ग बना करके इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर जब मैं आपको समझाऊंगा इसके पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड तो आपको पता चलेगा कि कैसे होंगे। देखना ध्यान से, आप बोलोगे भाई यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमको ये पता नहीं क्या मिल रहा -5। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनो तो पूर्ण वर्ग बना करके भैया पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, या तो वो संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनानी चाहिए थी या उस संख्या को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहिए था। पूर्ण वर्ग यही तो होते हैं। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाती तो वो संख्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की तरह देखने में लगनी चाहिए। और अगर इसका भैया बना रही है तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के देखने में लगनी चाहिए, यानी पहली वाली संख्या a स्क्वायर होनी चाहिए। तो हमने कहा हम देख सकते हैं कि हमारी पहली संख्या जो a स्क्वायर माइनस में लगा है तो ये -2ab हो सकता है, और भैया बाद में प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। हमने कहा देखो a स्क्वायर की जगह तो x स्क्वायर मिल रहा, मतलब a बराबर तो x मेरा हो जाएगा, ठीक है। फिर भैया हमने कहा जरा यहाँ पे देखो कि 2ab की जगह 4x लिखा है। मेरे हिसाब से भैया 2ab की जगह कितना लिखा हुआ है, 4x लिखा है। और भैया हमें ये पता है कि इस a की जगह हमें कितना दे रखा है, a की जगह तो भैया हमको x दे रखा है, फिक्स है। तो हमने कहा अगर हम a की जगह x लिख लेते हैं तब भी यहाँ पे देखो 2 गुणे x, 2 इंटू एक्स तो 2x हो गया, हमें लाना है 4x। तो भैया b कितना होगा, आप बोलोगे भैया अगर यहाँ से b का मान निकालें इस b का तो 4x को तो यहीं लिख देंगे, ये 2x जो इधर लिखा है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, हाँ या ना। देखो b के साथ में ये 2x इंटू में लगा है, इधर भेजोगे तो डिवाइड में आएगा। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा, x से x चला गया, 2 से 2 बार में 4 चला गया, तो b बराबर मेरा यहाँ से 2 आ गया। यानी हमें कुछ भी करके यहाँ पर प्लस का बी स्क्वायर लाना है, मतलब प्लस के 2 का स्क्वायर लाना है। अच्छा बी स्क्वायर अगर हमें लाना है तो बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर होना चाहिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से समझना, हमारी जो इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसमें भैया क्या करेंगे +4 और -4 अपनी तरफ से कर देंगे। दिए गए समीकरण में 4 जोड़ने व घटाने पर, 4 को जोड़ने व घटाने पर ये हमें करना पड़ेगा। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ जो बनी है भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हमें b स्क्वायर चाहिए होता है, हमारे पास a स्क्वायर है और 2ab भी है, लेकिन b स्क्वायर की कमी है। तो हमने कहा भैया 4 जोड़ा 4 घटा दिया। आप बोलोगे भाई हमने ये देखा कि ये मिलके और ये प्लस का 4 मिलके, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का, अब देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
और बोलोगे भैया -5 और -4 मिलके हो गया -9। इतनी बात समझ में आई। फिर भैया हमने कहा इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि ये तो हमारा ए स्क्वायर लग रहा है, ये हमारा 2 इंटू ए इंटू बी होना चाहिए, और ये हमारा बी स्क्वायर होना चाहिए, और ये मेरा 9 होना चाहिए। अगर इसको भैया ध्यान से देखा जाए तो ये ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर है। ये तो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा भैया इतनी चीज़ मिलके a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गई, और माइनस का मेरे भाई 9 चल रहा है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर इसको और इसको ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भैया क्या होता है कि एक ब्रैकेट में तो हम ए प्लस बी कर देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कर देते हैं। बोलोगे हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। तो इसका मतलब भैया हो गया कि एक ब्रैकेट में तो हम एक्स माइनस 2 प्लस 3 कर देंगे, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 माइनस 3 कर देंगे। भैया क्यों? क्योंकि एक बार इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो हमने कहा भाई यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 3 से 2 चलेगा तो x प्लस 1, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया x -2 और -3 -5। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो बात समझ में आ गई। जब आपसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपको या तो पूरी इक्वेशन को a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, या तो पूरी इक्वेशन को a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी भाई को, किसी बहन को कोई भी समस्या है? है यहाँ तक बात एकदम क्लियर? ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कुछ है अभी इसमें। मुझे हिसाब से तो मैंने सब कुछ ये करवा दिया है, सिंपल सिंपल सा है सब कुछ। ठीक है, ये तो सिंपल सवाल हैं, अब आप लोगों से हो जाएंगे जो सवाल, उनको मैं नहीं बताऊंगा, जो नहीं होंगे वो वाले बता देता हूँ। ठीक है, पूर्ण संख्या में संक्रियाएं, ठीक है। संख्या रेखा पर दिखाइए वाले सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो बता लोगे भाई? ये भी देख लो, एक सवाल मैं बता देता हूँ, संख्या रेखा पर दिखाइए टाइप का। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है संख्या रेखा पर दिखाइए, बोलता है संख्या रेखा पर दिखाइए। कैसे दिखाना होता है? आपको सवाल दिया जाता है कि 5 + 4 = 9। तो एक संख्या रेखा इसे खींचनी होती है इस तरीके की। शुरुआत करना 0, फिर इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस मान लो कितनी है। ठीक है, बोलता संख्या रेखा पर दिखाओ। उसने बोला कि पहले 5 चलो, फिर 4 चलो, 9 पे पहुंच जाओ। तो यहाँ से उठे 0 से, ऐसे बढ़े 5 पे आ गए, फिर 5 से उठे, फिर 1 2 3 4 और बढ़ गए, 4 और आगे आ गए, तो देखो 9 पे आ गए। फिर एक बार यहाँ से उठाया, ऐसे उठाया और ऐसे मिला दिया। ये हो गया आंसर। पहले 5 बढ़ना है, फिर 4 बढ़ना है, फिर एक पूरा उठा करके लास्ट में जहाँ तक बोला गया है उस 9 पे रख देना है। ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और आंसर तुमको जो है वो ऐसे देना है। चलो सिंपल है ये तो, ठीक है, सिंपल है। सिंपल चीज़ें बताने का मज़ा जो है वो नहीं आता है। फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अगर तगड़ा मिलता है भाई बताने वाला यहाँ पे, क्योंकि पहले ही स्टार्टिंग के जो लासा वासा वाले चैप्टर है उनसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई उससे। बाकी इधर मेरे हिसाब से मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। हाँ चलो, कुछ तो मिला अच्छा सा। अगले नंबर पे देखना भाई, इस चैप्टर में आपको, अगला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम आपका क्या है? पूर्णांक, परिमेय संख्या और गणितीय संक्रियाओं में प्रतिलोम। अब इस प्रतिलोम में याद रखिएगा कि प्रतिलोम में आपसे 2 तरीके के प्रतिलोम पूछे जाते हैं, 100% सवाल में पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। एक आपसे पूछा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, और एक आपसे पूछा जाता है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। भैया कौन कौन से हो गए?
एक पूछा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम और एक पूछा जाता है योगात्मक प्रतिलोम। बताओ इनका अर्थ क्या होता है, पता चला किसी को? भैया देखो, प्रतिलोम वाली बात वो होती है कि जैसे गुणात्मक होता है कि किसी संख्या, मैंने कहा कोई संख्या ए है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है यहाँ पे जिसका जब हम गुणा करा दें तो एक आ जाए। क्या आ जाए? एक आ जाए। मतलब एक संख्या जिसमें हम एक संख्या का गुणा कराएं और हमारा जो उत्तर आए वो कितना आ जाए? एक आ जाए। आप बोलोगे इसका मतलब भैया अगर कोई संख्या हमसे यहाँ पे बोली जाती है 5, तो हम उसमें 1/5 से गुणा करा दें, 5 से 5 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। यानी प्रतिलोम का मतलब बोलते हैं कि अगर एक संख्या a है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 1/a। ये कौन सा वाला प्रतिलोम है? ये बात कर रहे हैं गुणात्मक की। किसकी बात कर रहे हैं? गुणात्मक की। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है? हाँ या ना, दो में से आंसर एक दे देना है, हाँ या ना भैया, जल्दी से बोलो। इतनी बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए बता लोगे? हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, जल्दी से बोलिएगा भाई मेरे, एक बार जल्दी से बोलेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम बता लोगे एकदम? ठीक है, बता लीजिएगा। अब भैया योगात्मक प्रतिलोम पे आ जाए। देखो जरा, सुनना पड़े ध्यान से। अगले नंबर पे बात कर रहे हैं योगात्मक प्रतिलोम की। योगात्मक प्रतिलोम। भैया योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि एक संख्या ए थी, इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए। बहुत ध्यान से सुनना, एक संख्या ए है, योगात्मक मतलब योग, इसमें ऐसा क्या योग करा जाए कि आंसर जो है वो 0 बन जाए, आंसर जो है वो एक 0 यानी शून्य आ जाए। आप बोलोगे भाई सरल सी बात है, कहीं 5 लिखा है, इस 5 में अगर हम -5 को जोड़ेंगे तो हमें पता 5 और ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 5 आएगा, 5 में 5 कटेगा, 0 आ जाएगा। यानी अगर एक संख्या ए है तो दूसरी संख्या होनी चाहिए निशान बदल के -a। तो ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य आता है वो एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लेना, आपसे एक सवाल पूछा गया, वही सवाल ले लेते हैं कि 8 लिखा था, 8 में क्या जोड़ा जाए, 8 में क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए। आप बोलोगे भाई 8 में जोड़ देंगे -8, 8 से 8 जाएगा, 0 बच जाएगा। हमने कहा बताओ भैया जरा 7 लिखा था, 7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? -7। हमने कहा बताओ जरा भाई -12 लिखा था, -12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +12। ध्यान रखो, अगर -12 का तुम -12 बोल दोगे तो -12 -12 मिलके -24 हो गया, है तो 0 हुआ ही नहीं। 0 कब होगा? जब -12 से +12 सॉल्व करोगे तो ये आपस में घट के कट जाएंगे, तब 0 बनाएंगे। तो याद रखना, जो भी निशान होगा, ऐसे याद रखो योगात्मक प्रतिलोम में कि जो भी निशान होगा, जो भी निशान दिया जाएगा, गिवन होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे मेरे भाई? चेंज कर देंगे। जो भी निशान गिवन होगा उसको चेंज कर देंगे। बेहतरीन तरीके से बात एकदम भाई समझ में आ गई, हाँ या ना? 1 घंटे की क्लास हो गई है लगभग, एक ही दिन में पूरा किताब ख़त्म करने का सोच रहे हैं, लेकिन बड़ा ही टफ रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, लगभग 3 दिन में किताब को सट ख़त्म कर देंगे पूरा ना, इसको जो है पूरा इसका दी एंड कर देंगे 3 दिनों में। 3 दिन आप हमको अपने दीजिएगा, किताब का भाई मस्त तरीके से पूरा खत्मा करेंगे और इसी से क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आपके फंसेंगे। जो भी आपका भी पेपर होगा उसमें आपको एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। जितना टाइप पढ़ाएं इतने टाइप के अंदर से ही क्वेश्चन बनेगा। 100% मेरे भाई। कितना परसेंट बोल रहे हैं? 100% बोल रहे हैं तुमसे, 100%। ठीक है, अब देखो कई सारे सवाल तुमसे पूछे गए योगात्मक प्रतिलोम के, कई सारे पूछे गए संख्यात्मक मान पे, तो ये सारे तुमसे हो जाएंगे, सरल से हैं भाई। अब देखते हैं कुछ अगर नया मिलता है आगे। कुछ है नहीं इसमें इतना बेहतरीन टाइप का, अब सिंपल सा है। ये योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका ये योगात्मक प्रतिलोम ये है तो इसका ये क्या होगा। सिंपल सा है भाई मेरे। कैसा है? बिल्कुल सरल सा दिया गया है भाई, सिंपल चीज़ें दी गई हैं। ओके 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 ओके,
एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। एक देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है समतुल्य संख्या। क्या पूछा जाता है? समतुल्य संख्या। समतुल्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या होती है जो या तो सरल करने पे वो मिल जाए तो किसी से गुणा करने पे वो मिल जाए। मतलब देखने में वो तुम्हें अलग लग सकती है लेकिन कहीं ना कहीं मान वही होगा कटने पिटने के बाद। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लेना, एक सवाल तुमसे पूछा गया है 2019 के फर्स्ट, जो भी फर्स्ट होता हो फर्स्ट पेपर में, पर 2019 में पूछा गया है। आगे फर्स्ट क्यों लिखा भगवान जाने। हमसे पूछा गया कि -24/45 के समतुल्य एक संख्या है। अब देखिएगा तुमसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो भी बता देते हैं। पहले नंबर पे लिखा है 12/20, दूसरे नंबर पे लिखा है -8/15, तीसरे नंबर पे लिखा है -6/9 और चौथे नंबर पे लिखा है 4/11। अब देखो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा काम करना चाहिए, 1-2%, ज़्यादा नहीं। हमने कहा भैया अगर हम इसको भाई काटने की सोचें कि हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आप बोलोगे भाई ऊपर वाली संख्या लिखी है -24, नीचे वाली संख्या लिखी है 45। कितनी लिखी? 45। अगर हम इसके ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे तो हमें पता है ये होता है 3 अट्ठे 24 और 45 भैया क्या होता है? 15 तियाँ 45 होता है ना। और ये माइनस है तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा -8/15। तो कहीं ना कहीं कटने के बाद जो संख्या बन जाएगी वो सेम टू सेम अपने संख्या के समतुल्य संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है बा से बकरी वाला, ये एकदम राइट है और बाकी ये सारे जो हैं आपके वो गलत हो जाएंगे। बात एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आई। दूसरा तरीका देखिएगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता है, आंसर दिखाना होता है केवल, तो आपका एक दिमाग यहाँ पे और भी काम करना चाहिए, आपका प्रिजर्व ऑफ माइंड थोड़ा सा तेज होना चाहिए। आपने कहा भाई हमने इन दोनों को सेम संख्या से काटा होगा। इस 12 से अगर हमने 24 बनाया तो 2 से गुणा कराया, तो भैया नीचे अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 40 ही बनेगा, नीचे तो 45 लिखा, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा यहाँ देखो भाई 4 से 24 बनाना है, 4 से 24, 4 छंग 24, 6 बार में 24 बनेगा। भैया नीचे अगर जैसे ही 6 का गुणा कराएंगे नीचे तो 66 बन जाएगा, नीचे तो 45 लाना है, ये भी नहीं हो सकता। भाई ऊपर देखो 6 से हमें 24 लाना है तो 6 चौके 24, 4 से गुणा कराएंगे 24 आ जाएगा, लेकिन नीचे अगर हम 4 से गुणा कराएंगे तो नीचे तो 9 चौके 36 आ जाएगा, 36 तो है नहीं, 45 लाना है। भैया अब देखो इसमें जैसे तुमने 8 में 3 से गुणा कराया, 8 तिरका 24, और भैया नीचे भी तुमने जैसे 3 से गुणा कराया तो 15 तियाँ 45, तो ये 24 मिल गया, ये 45 मिल गया, ये आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको तुरंत सोच करके टिक मार देंगे और ज़बरदस्ती की चीज़ें इसमें हम लोग नहीं करेंगे। समतुल्य संख्या अगर पूछी जाती है तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि समतुल्य संख्या के साथ हमको चीज़ों के साथ मेरे भाई क्या करना है। आधी किताब मैं सोच रहा हूँ करवा देता हूँ तो लगभग मुझे थोड़ी सी अंदर से तसल्ली मिलेगी कि ओ माय गॉड हमने क्या कर दिया। भाई समझ में आ रही है ना, कि अंदर से थोड़ी सी तसल्ली हम लोगों को ज़रूर मिलेगी। चलो देखो अगला चैप्टर है तुम्हारा समीकरण और सर्वसमीका। चैप्टर कौन सा है? समीकरण व सर्वसमीका। अब अच्छा तुम्हें यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। एक नंबर पे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हम बात करेंगे एक समीकरण की, और दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा कि हम बात करते हैं एक सर्वसमीका की। अच्छा ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों को लगेगा ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं और कुछ लोगों को लगेगा कि दोनों जो है मेरे भाई अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है भैया, अगर हम एक ऐसी इक्वेशन देखते हैं या ऐसा संबंध देखते हैं जिसमें हमको एक अज्ञात राशि का पता करना होता है, अज्ञात राशि का पता करना होता है, उसे हम बोलते हैं समीकरण। किसे बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। यानी इसमें हमें अज्ञात राशि होती है, जो मान संतुष्ट करता है समीकरण के दोनों पक्ष उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों पक्षों का मान अगर हम किसी समीकरण के देखते हैं कि किसी समीकरण के दोनों पक्षों का मान जो होता है, समीकरण के जो दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष मतलब एक बराबर के इधर वाला पक्ष और एक बराबर के उधर वाला पक्ष, ये आपस में समान नहीं होते, ये आपस में समान नहीं होते हैं। ऐसा हमें उस पर पढ़ने को मिलता है कि दोनों पक्षों का मान आपस में बराबर नहीं होता है। इधर उधर करके इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स का मान या वाई का मान हम निकालते हैं। और सर्वसमीका के दोनों पक्षों का मान एकदम भैया फिक्स होता है, एकदम सही होता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab + b² है, और
ए और बी के मान एकदम फिक्स हैं कि ए का मान यहाँ जो रखोगे, एक बी का मान यहाँ जो रखोगे, वही मान मेरा यहाँ रखने पे सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे हम बोल दें कि x माइनस 3 बराबर 5 आएगा, तो तुमने यहाँ पे 8 सोचा तो सही है, लेकिन अगर इसको तुम सॉल्व नहीं करोगे, इसको उधर ले जाके सॉल्व नहीं करोगे, तो तुम ऐसे डायरेक्ट 8 सोच पा रहे हो, क्योंकि सिंपल है। टफ होगा तो तुम नहीं सोच पाओगे। तो दोनों पक्षों के मान इक्वल ऐसे सोच करके बराबर हम नहीं बोल सकते हैं कि बराबर है, ठीक है। तो सर्व समीकरण में हम बोलते हैं कि दोनों पक्षों के मान अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ये बोलते हैं सिंपल सा। समीकरण अज्ञात होता है, x के मान भिन्न भिन्न निकल सकते हैं। और a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर जो भी सर्व समीकरण होते हैं, उनके दोनों पक्षों के मान बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन जो होती है वो यही होती है। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया जो समीकरण होते हैं उन समीकरण के प्रकार बताओ, कितने प्रकार के, तो हमने कहा भाई देखो समीकरण एक तो तुम्हारा बिल्कुल सरल समीकरण होता है, सरल या इसी को बोलते हैं रेखी समीकरण, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेखी समीकरण। भाई रेखी समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें बिल्कुल सरल सा होता है, x की घात 1 होती है केवल। जैसे एग्जाम्पल में मान लिया हमने कि 5x प्लस 3 बराबर 7, 4x प्लस 2 बराबर 9, ठीक है, x प्लस 3 बराबर 5। तो देखो x की घात ज़्यादा से ज़्यादा 1 है। तो इन तरीके के समीकरणों को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेखी या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं भैया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बोलते हैं इनको, लीनियर इक्वेशन या सरल समीकरण या रेखी समीकरण बोलते हैं भैया। अगर हम इसी में नंबर 2 की बात करते हैं तो हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की। किसकी बात करेंगे? द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि x की घात मैक्सिमम जो होती है वो 2 होती है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, मैंने कहा 9x स्क्वायर बराबर 7, मैंने कहा 8x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 3। तो देखो x की ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी वाली नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने कहा इसी x की घात को 3 कर दो तो नाम क्या हो जाएगा? त्रिघात समीकरण। तो ये तीसरा टाइप हो जाएगा। और मैंने कहा अगर x की घात 3 से ज़्यादा कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं बहुघाती समीकरण। क्या बोलते हैं? बहुघात, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? n घातीय समीकरण मतलब मैक्सिमम पावर मोर देन 3 जब होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आप समझ गए मेरे भाई, उसे हम बोलेंगे सिंपल सा मेरे भाई बहुघातीय समीकरण। जल्दी से बताओ, एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है ठीक है, ठीक है, ख़त्म कर रहा हूँ क्लास को, ज़्यादा देर हो गई मुझे पता है। चलो नेक्स्ट नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, सभी के सभी सूत्र देख लेते हैं बस एक बार। और सूत्र आप याद कर लेना कल, ताकि कल की क्लास आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाए। इसको हम लोग आगे फिर कंटिन्यू कल कर देंगे। हमने कहा भैया सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो सर्व समीकरण जो है कुछ इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग भाई याद कर लेंगे। मैंने कहा जैसे भैया एक तो हमने पढ़ी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक हमने पढ़ा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम करता हूँ, एक पेज में एक ही लिखता हूँ वरना ज़्यादा पेज हो जाएगा तो मिक्सड आउट हो जाएगा, छीछा लेदर नहीं करनी है। एक तो भैया हमने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक हमने पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो एक पेज में देख लेते हैं भैया। इसका भैया क्या होता है? इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाता है भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ या ना? सरल सी बात है भैया। फिर भैया आगे आपने क्या बोला? हमने आगे भैया ये भी पढ़ा है कि एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ठीक है भाई। फिर भैया हमने क्या पढ़ा? हमने ये भी पढ़ा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता है या ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ जरा? बोलोगे भैया ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। भैया यहाँ माइनस बोल दोगे तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी सब कुछ हमने बस क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ये दोनों भैया सिंपल हैं, ये दोनों सिंपल हैं, एक में प्लस है दूसरे में बस माइनस करेंगे, सारा का सारा फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। फिर भैया और भी कुछ है क्या? हमने कहा बिल्कुल है भाई। एक तो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। हमने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब भाई मेरे क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भैया याद कैसे करेंगे? जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने कहा पहले वाले ब्रैकेट में तो सेम टू सेम इसी को लिखा जाता, तो यहाँ भी सेम टू सेम इसे लिख दो ए प्लस बी।
दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी कर देंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये दो बातें भी भैया समझ में आ गई, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा लॉजिकल चीज़, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर मैंने कहा भैया एक और हमने पढ़ा द्विघात के लिए, अगर 3 टर्म दिए जाएँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब फॉर्म क्या बनेगी भैया? ये बिल्कुल सिंपल है, हम देखेंगे तो ये बनेगा भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। भैया बिल्कुल सरल है ये तो, ये वाला भी हमको जो है याद हो गया। बताओ यहाँ तक किसी भाई बहन को कोई समस्या है? टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए इस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं एंड, और कल यहीं से कर देंगे कंटिन्यू। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी? हम लोगों ने भाई समझो 7 से 8 चैप्टर निपटा लिए हैं, 7 से 8 चैप्टर निपटा लिए हैं। कल कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, वरना परसों तो 100% हम लोग उसको ख़त्म ही कर देंगे। लगभग हम लोगों ने 1 घंटे 19 मिनट, लगभग 1.5 घंटे की क्लास तो नहीं हुई है, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास मान लो आप कंफर्म चली है हम लोगों की। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी क्लास में मज़ा आई, इतने आपने नोट्स बनाए हैं, इतने तरीके जो मैंने आपको बताया वो सारे टाइप वाइज ज़रूर आप लोग समझ लीजिएगा। फिर मिलेंगे कल नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।